दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात करी थी भाई नरमा कपास की बिजाई का एक सही टाइम क्या है, उसके बारे में कंप्लीट हमने चर्चा करी थी कि इस टाइम पर नरमा कपास की बिजाई करनी चाहिए, यानी कि आपको 15 मई से पहले बिजाई करनी है। कब करनी है वो सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजाई के टाइम पर बेसल डोज में कौन कौन सी खाद डालें। बेसल डोज यानी कि खाद की वो मात्रा जो हम बिजाई के टाइम पर डालते हैं। तो बेसल डोज में कौन सी खाद डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, और आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी, जेन्युइन बातें इस वीडियो में हम करेंगे। यहाँ पर वैरायटियाँ जितनी भी लगा रखी हैं 20 से ज़्यादा वैरायटियों के ऊपर हम ट्रायल करने वाले हैं अपने यहाँ पर। बीटी कॉटन की 5 से ज़्यादा देसी कपास की वैरायटियों के ऊपर हम ट्रायल करने वाले हैं। इनमें पिछले सालों के हिसाब से टॉप की वैरायटियाँ भी हैं और इनमें जो नई वैरायटियाँ आई हैं वो भी हैं। तो सभी का हम निचोड़ देखेंगे, रिज़ल्ट देखेंगे, टाइम टू टाइम आपको जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ पर इस एरिया में हम ट्रायल करेंगे, वहाँ पर अपने गेहूं का जो ट्रायल है वो वैरायटियाँ लगी हुई हैं, उनका फाइनल रिज़ल्ट आपको 1-2 दिन में वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो जल्द मिलते हैं फाइनल रिज़ल्ट के साथ में। 17 वैरायटियाँ लगा रखी है गेहूं की। अब हम बात करेंगे आगे के ट्रायल की, जिसमें बीटी कॉटन का और देसी कपास का ट्रायल यहाँ पर लगेगा। मूंग की, गवार की, बाजरे की वैरायटियाँ भी ट्रायल में लगाएंगे भाई, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैरायटियाँ। इस वीडियो में आपको बेसल डोज की बता देता हूँ कि अभी मैं बीटी कॉटन की नरमा की बिजाई कर रहा हूँ, देसी कपास की बिजाई कर रहा हूँ, तो नीचे कौन कौन सी खाद डाल रहा हूँ। इसमें 3 तो जो होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं। ये तो आपको डालने ही डालने चाहिए। पौधा सबसे ज़्यादा ये 3 खुराक लेता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो ये 3 तो आपको डालने ही डालने चाहिए। इनको NPK बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। थोड़ा सा चीज़ों को मैं बेसिक से समझाता हूँ, जो किसान बिल्कुल पंक्ति के लास्ट में बैठा है, जिसको बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती, ताकि वो भी समझ सके। जो एडवांस फार्मर है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से देखता रहता है या फिर कहीं ना कहीं विकीपीडिया से, गूगल से चीज़ें कलेक्ट कर लेता है, डेटा रिकॉर्ड रखता है, तो वो थोड़ा सा चीज़ों को सीख लेता है। जो बेसिक चीज़ें किसान नहीं जानता उस तक जानकारी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर ज़्यादा रहता है, अफवाहें ज़्यादा रहती है। 90% मानता हूँ फेक चीज़ें घूमती रहती हैं, ऐसे सर्कुलेट होती रहती हैं, जो बेकार की अफवाहें होती हैं, जो काम नहीं आती, उल्टा नुकसान करवा देती हैं किसान का। वो चीज़ें ज़्यादा घूमती हैं सोशल मीडिया पर। जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जो वास्तव में किसान का कुछ ना कुछ फ़ायदा करवा सकती हैं, जो मिट्टी से जुड़ी हुई जानकारी है, तो वो जो जानकारी है 10% ही मुश्किल से मिलेंगे आपको सोशल मीडिया पर, चाहे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम। हालांकि यूट्यूब के ऊपर तो चीज़ें अभी भी कुछ ना कुछ अच्छी रह गई हैं, क्योंकि जो फेक जानकारी होती है, जो निम्न स्तर की जानकारी होती है, वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर चलती ही नहीं है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। यूट्यूब के ऊपर चलता है प्रीमियम कंटेंट, जो अच्छी जानकारी हो और किसान उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करता है, कमेंट करता है, तो वो वीडियो ज़्यादा चलते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि आपने भी देखी है, कमेंट करके बताना। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भाई खेती बाड़ी के बारे में जितनी जानकारी आती है, बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं। थोड़ा सा आप उनमें से कलेक्ट करके चीज़ों को ग्रहण किया करो, उस जानकारी को लिया करो कि वो जानकारी आपका फ़ायदे की जगह नुकसान ना करवा दे। इस चीज़ को आपको ज़रूर पहचानना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं बेसल डोज की। मैंने आपको बता दिया, नाइट्रोजन के लिए यूरिया आपको ज़रूर डालनी है, फास्फोरस के लिए आप DAP डाल सकते हो, SSP डाल सकते हो, NPK डाल सकते हो, पोटेशियम के लिए आपको पोटाश डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर है यूरिया। नाइट्रोजन के लिए कितनी डालनी है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी खाद डाल रहे हो, DAP डाल रहे हो, NPK डाल रहे हो या फिर SSP। क्योंकि SSP के अंदर, सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर भाई पहले नाइट्रोजन नहीं आती थी, तो उसमें हमें नाइट्रोजन देना पड़ेगा। अगर आप DAP डाल रहे हो तो DAP में पहले से 18% नाइट्रोजन होती है। यहाँ पर आपने देखा होगा बैग के ऊपर, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, इसमें 18% नाइट्रोजन है, 40% इसमें फास्फोरस है। तो इसमें DAP के अंदर आपको अलग से यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप थोड़ी बहुत डालनी चाहो तो डाल भी सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन से, यूरिया से ये जो खेत में कचरा पड़ा हुआ है ये सारे का सारा गल जाता है, सड़ जाता है, तो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो DAP के साथ में अगर आप चाहो तो थोड़ी बहुत डाल सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आती है फास्फोरस के लिए जो हम SSP डालते हैं या फिर NPK डालते हैं। तो ये वाली जो NPK है ये SSP सेगमेंट में भी है, इसको आप NPK ही बोल सकते हो। NPK 5-15-0-10
इसको आप एनपीके कह सकते हो, और इसको आप सिंगल सुपर फॉस्फेट भी कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ये यूरिया एसएसपी है भाई, नई चीज़ मेरे को देखने को मिली है, अगर आपने पहले देखी हो तो कमेंट करके बता देना। ये है, इसके अंदर नाइट्रोजन 5%, 15% इसमें फास्फोरस है, और इसके अंदर पोटेशियम नहीं है, इसमें 10% सल्फर है भाई, ठीक है। यूरिया वाली नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये 3 चीज़ें हैं। जो एसएसपी दूसरी आती थी पहले, उसमें नाइट्रोजन नहीं आती थी, उसमें फास्फोरस आती थी, सल्फर आती थी, और एक चीज़ आती थी कैल्शियम। इसमें कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम की जगह इसके अंदर है नाइट्रोजन 5% में। तो ये चीज़ है, अगर इसमें नाइट्रोजन है तो आपको यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे एसएसपी डालते हो जिसमें कैल्शियम आती है, उसमें नाइट्रोजन नहीं आती, तो उसमें आप क्या डाल सकते हो, यूरिया। उसमें नाइट्रोजन के लिए यूरिया आपको डालनी ही डालनी पड़ेगी। एक बैग आपको 1 एकड़ का डालना है, या फिर आप अगर अच्छी खाद आपने देसी गोबर की डाल रखी है तो आपको खाद की मात्रा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उससे आधी डाल लेनी है भाई, ठीक है। आधा बैग डाल सकते हो यूरिया का उसके अंदर। तो ये है, एसएसपी के साथ में आपको यूरिया डालनी पड़ेगी। एनपीके में आपको यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादातर एनपीके के अंदर नाइट्रोजन आती है, तो ये आप कन्फर्म कर लेना। इसके बाद में आती है पोटेशियम। पोटेशियम आपको ज़रूर डालनी है, इनकी मात्रा भी आपको बताऊंगा, आप वेट करना 2 सेकंड का, इनकी मात्रा के ऊपर बात करेंगे। इनके साथ में आपको जिंक डालना है। अब काफ़ी किसान भाई यहाँ पर टेंशन में आते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बेसल डोज में अगर आपको फास्फोरस भी देनी है, डीएपी, एसएसपी, तो इसके साथ में हम जिंक नहीं डाल सकते। लेकिन ये वो वाला जिंक नहीं है, ये है चिलेटेड जिंक। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा, चिलेटेड जिंक अलग अलग ढेरों कंपनियों का आता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो। तो चिलेटेड जिंक हम फास्फोरस के साथ में डाल सकते हैं। जो अपने युवा साथी हैं, युवा किसान हैं, थोड़े से एजुकेटेड फार्मर हैं या फिर प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो किसान भाई थोड़े से जागरूक है, वो जानते हैं कि डीएपी के साथ में, फास्फोरस के साथ में जिंक सल्फेट नहीं डाल सकते। जो 21% वाला, 33% वाला आता है, वो नहीं मिला सकते इसके साथ में। लेकिन इसके साथ में चिलेटेड कोई भी फर्टिलाइज़र मिला दो जो चिलेटेड फॉर्म में है, वो गलत रिएक्शन नहीं करती, तो वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 12% वाली चिलेटेड जिंक डाल सकते हैं, चाहे डीएपी के साथ में मिलाकर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इनकी मात्रा बता देता हूँ, सारी चीज़ें मैंने अपनी साइड से क्लियर कर दी। 3 ये डाल रहा हूँ और 1 डाल रहा हूँ भाई जिंक चिलेटेड। तो ये 4 खाद फिलहाल मैं अपने यहाँ पर डाल रहा हूँ बीटी कॉटन में बिजाई से पहले बेसल डोज में, जिसमें डीएपी की मात्रा आप ले सकते हो 1 एकड़ में 1 बैग तक। अगर आपका खेत अच्छा है, ज़मीन अच्छी है, उपजाऊ मिट्टी है, देसी गोबर की खाद डाल रखी है, तो उस हिसाब से आप डीएपी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर अच्छी ज़मीन है तो आधा कट्टा डाल दो, आधा बैग डाल दो 25 किलोग्राम, तो भी काम चल जाएगा, 1 बैग की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी बिल्कुल ही हल्की है, मान लीजिए आपने गेहूँ लगा रखे हैं, तो गेहूँ वाली ज़मीन कमज़ोर हो जाती है, उसमें आप 1 बैग डीएपी का 1 एकड़ में डाल सकते हो। दूसरा, आप अगर आपको डीएपी नहीं मिलती, इस समय के ऊपर किल्लत हो जाती है, तो आप एसएसपी डाल सकते हो। जो सिंगल सुपर डालते हो, नॉर्मल एसएसपी आती है, वो भाई कोई बढ़िया कंपनी की डालना, क्योंकि एसएसपी आजकल मार्केट में नकली बहुत ज़्यादा बिक रही है। तो एसएसपी में ये दिक्कत आती है, एनपीके 12, 32, 16 ठीक आती है, लेकिन 12, 32, 16 भी इस समय पर मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो आप इस समय के ऊपर जो दूसरी एनपीके डालते हो, 11, 11, 22, 12, 13, 24, इस प्रकार से अलग अलग नाम वाली एनपीके आती है, अलग अलग परसेंटेज वाली। तो वो एनपीके भी आप थोड़ी सी सोच समझकर बढ़िया कंपनी की ही लेना, ताकि आपकी अगर असली होगी तो उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। एनपीके के जो दूसरे छोटे छोटे एनपीके की जो दूसरी थोड़ी थोड़ी मात्रा आती है, उनमें नकली होने के चांस काफ़ी हैं, एसएसपी में नकली होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनसे थोड़ा सा आपको जागरूक होना पड़ेगा, और अच्छी कंपनियों का ही आपको ये जो खाद है वो लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, अगर एसएसपी डाल रहे हो तो 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी के बराबर होते हैं 3 बैग एसएसपी के। तो अब आप देख लेना, अगर आधा बैग डीएपी का डालना था तो 1.5 बैग आप एसएसपी का डाल सकते हो, आधा बैग डीएपी की जगह पर। अगर 1 बैग डीएपी का आपको डालना था तो 3 बैग एसएसपी के आपको डालने पड़ेंगे। 3 बैग एसएसपी की जो कीमत होगी वो डीएपी के 1 बैग के लगभग बराबर या फिर डीएपी से सस्ती पड़ेगी। 3 बैग सस्ते पड़ेंगे 1 बैग डीएपी से, ठीक है। और एनपीके डाल रहे हो तो उनका रेट अलग अलग होता है भाई, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से। अब आती है बात पोटेशियम की, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है डीएपी, ये है अपनी एनपीके एसएसपी वाला सेगमेंट। दूसरा ये है अपनी पोटास
60% वाली जो पोटेशियम आती है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, यहाँ पर ये देखिए 60% में है पोटेशियम, ये वाली आपको डालनी है 15 से 20 किलोग्राम एकड़ की। इसका रेट जब से बढ़ा है, जब से ये महंगी हुई है खाद पोटाश, किसानों ने डालना ही बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना। इनका अगर आपने खेत में ये असंतुलित मात्रा में डाली, अगर इनकी पूरी मात्रा नहीं दी तीनों खाद की, तो एक खाद की कमी अगर रह गई तो उसके आपको फसल के अंदर लक्षण भी दिखाई देते हैं और उसकी वजह से उत्पादन भी गिर जाता है, उत्पादन भी कम हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आपको पोटाश ज़रूर डालनी है, चाहे 1 एकड़ की आप 15 किलोग्राम डालो बिजाई के साथ में। आप सीड ड्रिल में डालकर 10-15 किलोग्राम बिजाई कर सकते हो, ताकि पौधे के बिल्कुल उसका दाना पास गिर जाएगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ी में भी काम चल जाएगा। अगर आप वैसे डालते हो तो 20 किलोग्राम तक आपको MOP पोटाश ज़रूर डालनी है भाई, अच्छी पैदावार के लिए। अगर आप जिंक सल्फेट डालना चाहते हो तो पहली निराई गुड़ाई के साथ में आप जिंक सल्फेट यूरिया के साथ में मिलाकर फेंक देना, वो बढ़िया काम करेगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो आपका DAP इस समय पर काम कर जाएगा और बाद में जिंक सल्फेट भी फसल को मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस समय के ऊपर आपको डालना है तो आप चिलेटेड जिंक डाल सकते हो। ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए EDTA फॉर्म में है 12% में चिलेटेड जिंक, और ये कोई बढ़िया कंपनी का आप ले सकते हो। लगभग 600 रुपये किलोग्राम के आसपास आता है, 600-650 रुपये किलो के हिसाब से। तो 1 एकड़ में आप 1 किलोग्राम डाल सकते हो। आप चाहें तो 2 किलोग्राम तक भी इसकी मात्रा डाल सकते हो, बढ़िया काम करेगा। तो चिलेटेड जिंक आप DAP के साथ में मिलाकर डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूरिया का मैंने आपको बता दिया। अगर आप SSP डाल रहे हो तो यूरिया की मात्रा आप 1 बैग तक डाल सकते हो, 45 किलोग्राम तक। बाकी आधा बैग तो आपको डालना ही डालना है। 25 किलोग्राम के आसपास तो आपको यूरिया ज़रूर डालनी है अगर आप SSP डाल रहे हो तो, क्योंकि SSP में नाइट्रोजन नहीं होती। अगर ये वाला सेगमेंट आप डाल रहे हो जिसमें नाइट्रोजन है 5% में, ये कोरोमंडल का है भाई, तो इस टाइप के सेगमेंट के साथ में जिसमें नाइट्रोजन है तो आप थोड़ा सा यूरिया की मात्रा कम भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से नरमा कपास के अंदर आप बेसल डोज में ये खाद डाल सकते हो। आपको किसी भी और प्रोडक्ट के चक्कर में पड़कर अनाब शनाब खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में अगर आपको लगे कि आपकी फसल यार थोड़ी सी हल्की है तो उसमें NPK के स्प्रे कर देना, माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह मिलाकर, तो आपकी फसल बढ़िया हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई अनुभव है खाद के बारे में, बेसल डोज के बारे में, आपने कोई बढ़िया रिजल्ट देखे हैं तो उसका रिकमेंडेशन आप कमेंट में दे सकते हो। किसानों को कमेंट किया करो वीडियो के नीचे, जो आपको जानकारी होती है, जो आपका अनुभव होता है, वो दूसरे किसानों को भी फ़ायदा देता है और वो सारी चीज़ें मैं भी नोट करता हूँ। और जो किसानों की तरफ से फीडबैक आता है उसके आधार पर हम अगली वीडियो में थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हैं, तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।